नमस्कार। डिबेट अब तक में एक बार फिर आपका स्वागत है और मैं हूं दर्शपाल गुप्ता। पाकिस्तान में नई सरकार बन चुकी है शहबाज खान शरीफ की। जिस तरह से आप जानते हैं और हमने बहुत से इस पे प्रोग्राम भी किए हैं, किन हालातों में बनी पाकिस्तान सरकार के पास बहुमत नहीं है, किस तरह से बहुमत हासिल किया, ये एक बहुत बड़ी बात है। लेकिन हमें यह देखना है कि यह सरकार जो है टिक पाएगी। क्या ऐसी सरकार है जिसके साथ दूसरी सरकार या दूसरे देश की सरकार बात कर सके? अगर हम भारत की ही बात करें तो क्या इस सरकार के साथ कोई बातचीत हो सकती है जिसका अपना वजूद जो है आर्मी पे टिका हुआ है, दूसरे सहयोगियों पे टिका हुआ है? किस तरह के हालात पैदा हो सकते हैं पाकिस्तान में नई सरकार बनने के बाद? इस पे हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ है ब्रिगेडियर डॉक्टर विजय सागर दीवान साहब। फिर साहब एक बार फिर आपका स्वागत है। धन्यवाद, थैंक यू वेरी वेरी मच, आपने बुलाया अपने चैनल पे। भाई साहब, पाकिस्तान में सरकार तो बनी है, एक अल्पमत सरकार है, ये तो सबको पता है। और वहां किस तरह से इमरान खान के साथ क्या हुआ, उसकी पार्टी के साथ क्या हुआ, उनके जो जीते हुए कैंडिडेट्स के साथ क्या हुआ, ये सब बातें आ चुकी हैं सामने। लेकिन अब सरकार बन चुकी है ना, क्या सरकार स्थिर रहेगी? क्या भारत और पाकिस्तान के रिश्ते इनके साथ बेहतर हो सकेंगे? देखिए, पहले मैं आपके दर्शकों को ये बता दूं कि ये सरकार जो बनी है, अभी बननी है, वो सिर्फ ये है कि प्राइम मिनिस्टर का अनाउंस हो चुका है। ये किन सर्कमस्टांसेस में हुआ? सबसे पहले क्या किया गया कि जो आर्मी है, जैसा आप जानते हैं कि पाकिस्तान में आर्मी की हर जगह से होती है। जैसे आपको बताया जा रहा है कि जनरल याहिया खान, शायद 1970 की बात है, ही इज ऑन रिकॉर्ड टू हैव सेड कि आई कांट लेट दिस कंट्री बी गिवन टू दिस निनकमपूप्स पॉलिटिशियंस। तो ये आर्मी का माइंडसेट है। और इस इलेक्शन से पहले क्या था कि जो इसके पहले जो इमरान खान की गवर्नमेंट थी, पीटीआई की, वो भी शायद आर्मी की ही सिलेक्टेड गवर्नमेंट थी, इलेक्टेड नहीं थी। तो आर्मी और कोई भी गवर्नमेंट आज तक कहते हैं 5 साल पूरे नहीं हुए हैं। और उसके पहले इमरान खान साहब ने क्या किया था कि उन्होंने आर्मी को डायरेक्टली चैलेंज कर दिया था। शायद उनके दिमाग में बात आई हो कि आर्मी जो है 1947 से आर्मी हमें डोमिनेट करती आई है, तो लेट मी बी अ गाय। उन्होंने शायद अपने आप को ओवर एस्टिमेट कर लिया कि मेरे पास इतनी मैंडेट है कि मैं आर्मी को डायरेक्टली चैलेंज कर सकता हूं। तो आर्मी का पहला जो मुद्दा था वो यही था कि किसी तरीके से इमरान खान को साइड लाइन किया जाए। तो उनको बड़े गंदे तरीके से अरेस्ट किया गया, उनके ऊपर केसेस चलाए गए। मैं नहीं बोलता झूठे लगाए, काम तो उन्होंने सही किया। जुडिशरी ने काफी हद तक इमरान खान का भी साथ दिया, परंतु अल्टीमेटली जो चार्जेस लगे, अगर देखा जाए तो मैं कोई भी चार्ज छोटा या बड़ा नहीं होता, बट ये बड़े छोटे छोटे फ्रिवलेस चार्जेस थे कि आप गिफ्ट लाए फॉरेन कंट्री से तो आपने उसको बेच दिया। इनको बड़ा कोई मेजर कोई ऐसा नहीं था। बट एज अ रिजल्ट अल्टीमेटली उनको सक्सेस मिल गई कि उन्होंने इमरान खान साहब को जेल में डाल दिया। उनके जो भी टॉप लीडर्स थे, उनके कसूरी थे और दूसरे तीसरे थे, सबको जेल में डाल दिया, लीडरशिप खत्म कर दी। प्लस उनकी पार्टी का जो सिंबल था वो भी उनसे छीन लिया कि अगर उनकी पार्टी इलेक्शन में कंटेस्ट करना चाहे तो ना कर सके। और साथ में अगर आपको पता हो कि उस वक्त इनके जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ हैं वो हफ्ता भर यूएस में बैठे रहे थे लोगों से बात करते हुए, चाइना के साथ उनकी चल रही थी। तो उन्होंने सारा पूरा ऑर्केस्ट्रेट करके इमरान खान साहब को अगेंस्ट उन्होंने करा। पर पब्लिक का मूड आप जानते हैं, अगर डेमोक्रेसी बोलें, और पाकिस्तान की पब्लिक अब वो पब्लिक नहीं रही जो पहले थी। आज वो एंटी आर्मी बोलती हैं, आज वो एंटी एस्टैब्लिशमेंट बोलते हैं। और अगर पहले वाले अगर देखें, जब इमरान खान साहब को अरेस्ट किया तो पहले रॉयट्स में उन्होंने कोर कमांडर के घर पे हमला किया, बहुत बड़ी आर्मी हेडक्वार्टर पे हमला किया, एम्बुलेंस मिलिट्री हॉस्पिटल पे हमला किया। ये पाकिस्तान की इतिहास में आज तक कभी नहीं हुआ। अब इससे क्या फायदा हुआ कि जो हम एनालिस्ट यही बोल सकते हैं कि अगर इमरान खान साहब का पहले अगर होल्ड लेट्स से 30% था या 40% था, ये बढ़ के 60, 70, 80% तक चला गया। तो वही एग्जैक्टली जब इलेक्शन के रिजल्ट्स आते हैं, हंग पार्लियामेंट आती है, कहने को तो लार्जेस्ट पार्टी नवाज शरीफ की है और सेकंड लार्जेस्ट पीपीपी की है, परंतु जो इंडिपेंडेंट लड़े हैं जो इमरान के आदमी, जी, और वो हर एक आदमी अपने इंडिविजुअल सिंबल पे लड़ा है।
क्रिकेट बैट जो पीटीआई का था उस पर नहीं लड़ा, उसके बावजूद 91 जो बंदे हैं वो जीते हैं। और इसमें अगर आपको याद हो रावलपिंडी के म्युनिसिपल कमिश्नर या जो भी कमिश्नर थे, उन्होंने बोला कि 11 कैंडिडेट्स जो हैं वो अवैध जीते हैं, यानी कि वहां भी इंडिपेंडेंस जीतने चाहिए थे। उनको पहले अरेस्ट कर लिया गया आर्मी द्वारा, फिर बाद में छोड़ दिया। बिल्कुल बिल्कुल। तो इस किस्म की जो घटनाएं इस पूरी गवर्नमेंट में हुई हैं बहुत ज्यादा है। तो कहा जाए तो लार्जेस्ट मेजोरिटी वाली पार्टी तो इमरान खान की पार्टी है इन हंग पार्लियामेंट, पर परंतु अभी इन्होंने पीपीपी और नवाज शरीफ ने ऑलमोस्ट 4 हफ्ते का टाइम लिया एक सोल्यूशन वर्कआउट करने में, और फाइनल ये है कि प्राइम मिनिस्टर होंगे नवाज शरीफ, करीबन शहबाज शरीफ, नवाज के छोटे भाई, और चीफ मिनिस्टर होंगी पंजाब की मरियम नवाज, नवाज शरीफ की बेटी, और पीपीपी के जो होंगे लीडर है, जरदारी हैं, वो बनेंगे राष्ट्रपति। और जो उनका अपर हाउस है, लोअर हाउस है, एक में नवाज का, अगर वो हेड पीपीपी का है तो डिप्टी हेड जो है वो नवाज का है, और अगर नवाज का हेड है तो स्पीकर है तो डिप्टी स्पीकर पीपीपी का। और इसमें मजेदार बात ये आ रही है सबसे कि पीपीपी ने बोला है कि हम गवर्नमेंट नहीं ज्वाइन करेंगे, हम आपको बाहर से सपोर्ट कर रहे हैं। अब ये है कैच जो हमें बोलता है कि यार ये गवर्नमेंट रियली स्टेबल है कि नहीं है, अगर वो ऑलरेडी बाहर बैठा है, क्योंकि उनको पता है कि इस वक्त पाकिस्तान के चैलेंजेस बहुत ज्यादा है। इकोनॉमिक चैलेंज है, टेररिस्ट चैलेंज है, डिप्लोमेटिक चैलेंजेस है, सर्वाइवल की प्रॉब्लम है, उनकी जो साख है वो गिरती चली जा रही है। आईएमएफ से लोन लेना है तो लोन लेने के लिए आईएमएफ ऐसे ऐसे उनको स्ट्रक्चरल रिफॉर्म बताएगी जिससे पाकिस्तान में महंगाई और आगे बढ़ जाएगी, जो शायद पॉलिटिकली शहबाज शरीफ ना सस्टेन कर पाए, और अगर वो ना करते हैं तो आईएमएफ उनको लोन नहीं देता। वही अभी पाकिस्तान से ही बात निकली वहां से कि अभी सरकार बनी नहीं तो आईएमएफ से 60 अरब करोड़ जो है वो कर्जा लेने के भीख मांगने के लिए तैयार हो गए हैं। और वो कर्जा जो है कोई गवर्नमेंट के काम नहीं आएगा, जो पिछला कर्जा चाइना से लिया हुआ है उसको पेमेंट करने के लिए, जो खाड़ी देश हैं उनको पेमेंट करने के लिए। और वहां के जो अब्बास निसार है जो बड़े इकोनॉमिस्ट है वहां के, उन्होंने तो यहां तक सलाह दी है कि आप जाइएगा इंडिया में और यहाँ के हमारे जो पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह है उनसे बात कीजिए, उनसे सलाह लीजिए ताकि पता चले किस तरह से काम होता है। ये जो इनके चीफ इकोनॉमिस्ट हैं, बड़े प्रोमिनेंट हैं, ये इन्होंने बड़ी सही सजेशन उनको दी है, क्योंकि पाकिस्तान ऐसी हालत में है कि चाइना जो है, चाइना ने पाकिस्तान की मदद की है सीपैक में, मगर वो उसने कोई ग्रांट नहीं दी है, कोई एड नहीं दी है, वो लोन्स हैं, और वो भी बड़े डिफिकल्ट टर्म्स पे। और अमेरिका की जो इस वक्त हालत है अपने डोमेस्टिक पॉलिटिक्स में, जो उनकी भी इलेक्शन आने वाली है नवंबर में, इस वक्त वो इजराइल को नहीं कर पा रहे हैं, यूक्रेन को नहीं कर पा रहे हैं, तो पाकिस्तान को कहां से हेल्प करेंगे? तो ये एक किस्म की नो गो सिचुएशन है। तो इस हालत में ये कहना कि ये सरकार 5 साल चल जाएगी बड़ा मुश्किल है। नहीं, एक तरफ तो वो बड़ा बात करते हैं जी बुर्का पहना रखा चाहिए, लड़कियों को बाहर नहीं आना, औरतों को आजादी नहीं है। तो अब तो वो चीफ मिनिस्टर, पहली चीफ मिनिस्टर होगी जो पंजाब की जो लेडी होगी। यही एक फार्स है। मैं तो, आप तो पंजाब की बात कर रहे हैं, मैं तो हमारे जम्मू कश्मीर में जब हमारी मुस्लिम महिलाओं के ऊपर मैं कहता हूँ अत्याचार होता है, चाहे वो प्रॉपर्टी का हो चाहे कपड़ों का हो, मैं उनको यही पूछना चाहता हूँ भाई, जो पाकिस्तान की फॉरेन मिनिस्टर थी हिना रबानी खार, वो कैसे ड्रेसअप होती थी? वो तो मिस यूनिवर्स बन के निकलती थी। तो इस तरह के कई एग्जाम्पल्स हैं। तो शायद पाकिस्तान को इसके बारे में सोचना पड़ेगा कि आपने अगर महिलाओं के ऊपर शिकंजा कसना है तो किस हद तक, या आप उस सिचुएशन में हो करने के लिए आप दुनिया को क्या मैसेज दे रहे हो? दुनिया आपको समझती है कि आप टेररिस्ट ब्रीड करते हो, आपके यहाँ इकोनॉमिक मेस है, ये आपके खुद की स्टेबिलिटी कोई नहीं है। एक ही चीज पाकिस्तान के पास उसके फेवर में जाती है, उसकी जियोपॉलिटिकल ज्योग्राफिकल इक्वेशन। उसकी वजह से अमेरिका जो है, हालांकि अफगानिस्तान से एग्जिट कर चुका है, परंतु वो फिर भी पाकिस्तान को, हालांकि उन्होंने बोला कि हम नहीं है आपके साथ, पर पूरी तरह से नहीं छोड़ रहे हैं, पूरी तरह से राइट ऑफ नहीं कर रहे हैं पाकिस्तान को। तो इस तरीके से पाकिस्तान इसका फायदा उठाता है। लेकिन प्रश्न पहले वाला मेरा फिर वहीं पे है, ये जो सरकार बन रही है, भारत के रिश्तों के इस पर क्या असर पड़ेगा, किस तरह इनके होंगे? हालांकि नवाज शरीफ के साथ प्रधानमंत्री के रिलेशन अच्छे रहे हैं, वहां उनकी शादी, बेटी की शादी में भी पहुंचे हैं। अब ये सरकार जो बन रही है, भारत के साथ कैसा रहेगा? ये देखिए, जो इकोनॉमिक्स मेस से बाहर निकलना है, उसमें एक बड़ा मेजर फैक्टर है कि वो इंडिया के साथ ट्रेड रिलेशन दोबारा स्टैब्लिश करे, मगर वो तभी होगा अगर वो टेररिज्म को काउंटर करे। अब टेररिज्म चला रही है आर्मी, और ट्रेड रिलेशन करने हैं सिविल पॉलिटिकल एस्टैब्लिशमेंट में, और दोनों का आपस में कोई असमंजस है नहीं है,
समन्वय है नहीं है। तो मुझे नहीं समझ आती कि ये बात पाकिस्तान कार्यान्वयन कर सकता है, जो जबकि इसके लिए बहुत बड़ी मजबूरी है। अब पाकिस्तान के पास ऑप्शन क्या है? एक है, एक तो वो विक्टिम कार्ड खेलेगा कि भाई आप सोचते हो कि हम टेररिज्म फैला रहे हैं दुनिया में, टेररिज्म, हम भी टेररिज्म के विक्टिम हैं, क्योंकि इन्होंने भी पंगा, इमरान खान साहब ने सारे काम अच्छे नहीं किए हुए हैं। ये जो तालिबान के साथ लड़ाई है, टीटीपी के साथ, अफगानिस्तान के साथ, ये सब इमरान खान साहब की ही देन है। तो इमरान खान की उस वजह से अब वो टेररिस्ट से लड़े या इकोनॉमिक मैच से ठीक हुए, तो वो विक्टिम कार्ड प्ले करते हैं वर्ल्ड ओवर को कि अगर हम बिखर गए तो अमेरिका किसके पास जाएगा। अमेरिका भी चाहता है कि पाकिस्तान स्टेबल रहे। तो ये स्टेबल पाकिस्तान की जो बोगी है, नंबर एक, एज डिसइंटीग्रेशन ना हो, तो उस पर दुनिया उस पर तरस खा के उनको बेल आउट कर देती है। परंतु अब हम इंडियंस की जो बात है, अब मेरा ये पर्सनल मानना है, एस्टैब्लिशमेंट हमारी पॉलिटिकल का लाइन डिफरेंट हो सकती है। मैं कहता हूं पाकिस्तान हमें एक ही ताज पहनाता है सिर पे, और वो है दुश्मन का, दुश्मनी का, बिल्कुल। और वो हमें कांटों पर नहीं लगता। अगर वो हमें दुश्मन मानने से नहीं हटता तो हमें क्या तकलीफ पड़ी हुई है कि पाकिस्तान को करें। तो जैसे हम ऐसा आर्ग्यूमेंट जब देते हैं, एक रेडिकल आर्ग्यूमेंट मैं दे रहा हूं, तो दुनिया हमें बोलती है नो, उनके पास तो न्यूक्लियर पास है, न्यूक्लियर वेपन अगर फोड़ देगा तो क्या होगा। यार क्यों डरे? वाजपेयी जी को भी एक दिन बोला गया था कि पाकिस्तान, आपको रात को उनको बोला गया कि आपको कि पाकिस्तान परमाणु हमला करने वाला है। उन्होंने बोला भाई मुझे तंग मत करो, ये वाजपेयी जी के वर्ड्स हैं, कहीं कोटेड भी हैं, मैं सोने जा रहा हूं, ये अमेरिकन ने बोला था। तो आप उनको ये बता दीजिए कि अगर परमाणु हमला भारत पे होता है तो जब तक मैं सुबह उठूंगा ना, पाकिस्तान का नाम इस दुनिया के अक्षर से मिट चुका होगा। तो जब उस दिन हमने नहीं माना, फिर हमने बालाकोट की, उड़ी की, क्या कर लिया पाकिस्तान ने? हम क्यों डरते हैं उसकी न्यूक्लियर बोगी से? फिर वो कहते हैं नहीं, अगर आपकी न्यूक्लियर बोगी आपके अगेंस्ट नहीं है, अगर ये न्यूक्लियर वेपन्स टेररिस्ट के हाथ में पड़ जाए। पर ये हमको भी पता है कि पाकिस्तान में टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन की ह्यूज तादाद है, यानी कि जिसको हम टेररिस्ट बोलते हैं वो उनको सोशल एक्टिविस्ट मानते हैं। इस किस्म की गुड टेररिस्ट, बैड टेररिस्ट, और बाकी जो उनके ऊपर अटैक करते हैं, जैसे टीटीपी है या इस्लामिक स्टेट खुरासान है या अलकायदा है, तो वो अपने आप को विक्टिम चाहते हैं वहां पर। तो ये उनके हाथ में पड़ गया तो फिर क्या होगा? मैं आपको यकीन के साथ कह सकता हूं, ये कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन है, मैं प्रिवी नहीं हूं। जो मेरा एनालिसिस कहता है, चाहे वो इंडिया है, चाहे अमेरिका है, इवन चाइना फॉर दैट मैटर, इन्होंने पूरी असेसमेंट करके रखी होगी कि पाकिस्तान का कौन सा परमाणु हथियार कहां पे लोकेटेड है, किस तरीके से सिक्योर्ड है। यदि जरूरत पड़ती है, अगर वो उसामा बिन लादेन को निकाल सकते हैं, एंटेबे हो सकता है जो इजराइल ने किया था, तो इस तरह से ये ऑपरेशन सीआईए ने भी प्लान करके रखा होगा, और इंडिया की रॉ या जो भी एजेंसीज हैं वहां पे भी एक कंटिजेंसी प्लानिंग होगी कि अगर पाकिस्तान के टुकड़े होते हैं, डिसमेंबरमेंट होती है, जो लाइकली है बाय द वे, और अमेरिका उसको बचाने की कोशिश कर रहा है, अगर वो नहीं करता है तो उन सारे परमाणु हथियारों को किस तरीके से सिक्योर किया जाए ताकि वो उनके हाथ में ना पड़े। फिर सब बहुत जल्दी ये सरकार कंप्लीट हो जाएगी और उनकी फॉरेन पॉलिसी आते ही बाहर है, क्योंकि पहले ही भाषण में उनका टारगेट जो है इंडिया होता है और कश्मीर होता है, हमेशा ही ये रहा कि शायद उनकी पॉलिटिक्स उसके ऊपर है। अब आने वाले में देखते हैं कि नई सरकार जो है उसमें क्या चेंज आती है। नई सरकार ने भी कश्मीर की बात की है। हाँ। अभी ये शहबाज शरीफ ने, परसों की बात है, उन्होंने भी कश्मीर की तो खाना कश्मीर की बात उन्होंने अभी भी करी है। तो फिर उस हालत में मैंने आपको बोला ना, आर्मी है कंट्रोल कर रही है टेररिज्म को, कश्मीर को, सिविलियंस चाहते हैं दोस्ती हो जाए, और हमने बड़ा क्लियर रखा हुआ है। आई मीन हैट्स ऑफ टू आवर प्राइम मिनिस्टर मोदी जी एंड हमारे फॉरेन मिनिस्टर जयशंकर जी। टॉक्स एंड टेरर विल नॉट गो टुगेदर, वाटर एंड ब्लड विल नॉट फ्लो टुगेदर, यानी कि पानी हमारी तरफ से, खून उनकी तरफ से। तो हम उस पर बड़े क्लियर है। तो वो कहते हैं टॉक्स एंड टेरर नहीं, बट टॉक्स ऑन टेरर हो सकती हैं। अगर आप मानने को तैयार है कि आप टेरर फैला रहे हो, तो वी कैन हैव टॉक्स ऑन टेरर बट नॉट टॉक्स एंड टेरर। बिल्कुल वो नहीं हो सकता। बिल्कुल सही कहा। मिनट साहब स्टूडियो में आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद। आज के लिए बस उतना ही, अगले प्रोग्राम में फिर आपसे भेंट होगी, तब तक इजाजत दीजिए, नमस्कार।